हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रबाज मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे नन हिंदी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेगा। ऑब्जेक्टिव नन हिंदी में जितना भी पूछा जा सकता है सिलेबस से, आपको एक एक करके सिलेबस बाय सिलेबस एक एक चैप्टर से जो जितना जितना क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, वो सारा रहेगा। और इससे पहले हम लोगों ने मैथ ग्राफ पे बात की थी, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन है हम लोग का, तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर शैलेंद्र। ठीक है। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, तू जिंदा है तो डैश खाली स्थान को पूरा करो। इसका आंसर हो जाएगा जिंदगी के जीत पर यकीन कर। जिंदगी के जीत पे यकीन कर। तीसरा क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग का, गिरेंगे जुल्म के महल खाली स्थान। इसका आंसर हो जाएगा बनेंगे फिर नबीन घर। ठीक है। उसके बाद हम लोग का चौथा क्वेश्चन, तू आ मेरा सिंगार कर खाली स्थान। इसको पूरा करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा तू आ मुझे हसीन कर, क्वेश्चन नंबर को। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग चैप्टर टू का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ईदगाह ईदगाह कहानी किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोवैज्ञानिक। इसी के साथ हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंचित बचपन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ईदगाह भेजने से पहले हामिद की दादी का दिल क्यों कचोट रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हामिद अकेले कैसे जाएगा। चौथा क्वेश्चन नंबर, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईदगाह। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन इसी में बन सकता है, उसको घुमा देगा कि प्रेमचंद्र की रचित कहानी इनमें से कौन है, ये दिया हुआ, लेकिन इसी में उल्टा पूछ लेगा कि ईदगाह किसकी रचित कहानी है, तो वहाँ पे प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाज नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिमटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, सेम एज इट इज क्वेश्चन सेम आपको सब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, उसमें 2 नंबर मिलेगा, आपको सेम यही लिखना है। तो आपको आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होता चला जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो चिमटा खरीदने के कारण की बात सुनकर दादी का क्रोध भाव में तुरंत स्नेह में बदल गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखेंगे, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। इसी के साथ चैप्टर 3 हम लोग देखेंगे, करमवीर। तो करमवीर का पहला क्वेश्चन है, करमवीर की पहचान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, करमवीर का व्यक्तित्व कैसे निखरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील रहना। बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील रहना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म के प्रति निष्ठा रखना। क्वेश्चन नंबर 4, कविता करमवीर किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। आगे इसी के साथ हम लोग देखेंगे बाल गोविंद भगत, चौथा चैप्टर। इसका पहला क्वेश्चन है, पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्याग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह कबीर को सत्य गुरु मानते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बाल गोविंद भगत सिर पे क्या पहनते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर पंथी टोपी। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत किस धार्मिक पंथ से संबंधित रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6,
बाल गोविंद भगत अपने खेत की कुल पैदावार किसको भेंट करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर पंथी मठ, आंसर ख नंबर। उसके बाद बाल गोविंद भगत साधु नहीं तो क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गृहस्थ। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर क्या कर रहे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भजन गा रहे थे। अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बाल गोविंद भगत ने मृत बेटे को आग किससे दिलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा पुतोहू से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बेटे के क्रियाक्रम के बाद पुतोहू को कहाँ भेज दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुतोहू के भाई के घर। क्वेश्चन अब देखेंगे चैप्टर नंबर 5, हुंडरू का जल प्रपात। क्वेश्चन नंबर 1, हुंडरू का जल प्रपात किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी होती है? तो 243 फुट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुंडरू जलप्रपात किस लिए मशहूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा चपलता। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कामता प्रसाद सिंह काम। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर 6, ठेस। क्वेश्चन नंबर 1, ठेस कहानी में किसकी लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा मिथिलांचल। क्वेश्चन नंबर 2, सिरचन को लोग कैसा समझते थे? तो सिरचन को लोग बेगार समझते थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को आप में आपको बेकार भी दिखेगा बेगार भी, तो आप लोग कंफ्यूज ना हुए और इसको अच्छे से देख के बेगार को टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3, सिरचन किस काम का माहिर कारीगर था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीक। क्वेश्चन नंबर 4, सिरचन को पान की बीड़ा किसने दी? तो मानू या मानू दीदी। ठीक है, आपको ऑप्शन में मानू दिखे तो मानू लगा देना है, मानू दीदी दिखे तो मानू दीदी। क्वेश्चन नंबर 5, ठेस कहानी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्नीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7, बच्चों की दुआ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने अपने दम से किसकी जीनत चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वतन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सब सूरत में। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इस दुआ में किसकी हिफाजत का संकल्प है? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्दमंदों और वंचितों की। अब देखेंगे चैप्टर 8, अशोक का शस्त्र त्याग। तो पहला क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंशीधर श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक ने किस युद्ध में शास्त्र त्याग दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन चैप्टर 9 पे पहुंच चुके हैं। तो चैप्टर 9, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से यह निबंध किसकी रचना है? तो आप इससे एक और क्वेश्चन यहाँ पे भी पता चलता है कि ईर्ष्या एक निबंध है। इसी के साथ हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 2, ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे होगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र इसका आंसर हो जाएगा अपनी उन्नति छोड़कर दूसरों को दुख पहुंचाना। इसका आंसर यहाँ देखिए को नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक अनुशासन। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन एक दूसरे के प्रति। आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ईर्ष्या का संबंध किसके साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिद्वंदिता से। ख, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने क्या कहा है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने निंदा कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ईर्ष्या का क्या काम है? ईर्ष्यालु को जलाना।
मतलब अपनी उन्नति छोड़कर दूसरे को देख के जलते रहना। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विक्रमशिला, विक्रमशिला हम लोग देखेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल की शिक्षा का केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धकालीन। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक, यहाँ पे लिखा हुआ है भागलपुर विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक भागलपुर के कहलगांव में। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई सा भी डॉट है तो आप लोग कमेंट करेंगे, अगर हो सकेगा तो आप लोग को रिप्लाई ज़रूर जाएगा। और इसके आगे वाला पार्ट जो हम लोग है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।